हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का हम शुभारंभ करते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ। इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर सबसे पहले देखिएगा, इटली के जो प्रधानमंत्री मारियो दरागी हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर जाने की जो पूरी कवायद जो है विपक्ष ने की थी और कोalition पार्टी ने कहा कि नहीं, अब हम नहीं जाएंगे वोट के लिए और जो है फ्लोर के ऊपर कॉन्फिडेंस जो है वोट मांगने नहीं जाएंगे और उन्होंने उससे पहले ही रिज़ाइन कर दिया। तो एक इटली में ये जो असर हो रहा है, वास्तव में ये जो यूक्रेन और जो रशिया का इम्पैक्ट है वो जो यूरोपियन कंट्रीज में पड़ रहा है तो उनके पॉलिटिकल्स के ऊपर भी इम्पैक्ट डाल रहा है, एक बिग नेगेटिव है। दूसरा देखिएगा, मैं आज आपके साथ इंटरनेशनल न्यूज़ की बात इसीलिए कर रहा हूँ कि हमारे सामने स्क्रीन पर निफ्टी बैंक खुला हुआ है और हालांकि मैंने भी जो मंदी की पोजीशन थी लाइट कर ली आज। हालांकि अब जो खबरें आ रही है उनको देख के लग रहा है कि भाई लाइट नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ी मंदी ज़्यादा ही रखनी चाहिए थी। अब वो खबरें क्या आ रही हैं, वो खबरें आ रही हैं यूएसए से। और यूएसए के अंदर जितने भी बैंक्स हैं या जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो काफ़ी बुरे तरीके से आज पिट रहे हैं। और या हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब आज डाउ जोन्स के अंदर ये शेयर धूल चाटते हुए नज़र आ रहे हैं। और धूल चाटते हुए नज़र कौन कौन से शेयर्स आ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जेपी मोर्गन चेस जो है हमारे यहाँ पे भी इंडिया में भी उसकी आर्म काम करती है। जेपी मोर्गन चेस का जो रिजल्ट आया और वहाँ पर 28% का जो है डाउनफॉल अर्निंग्स में मान रहे थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा है और उसका इम्पैक्ट जो है अभी आगे भी जो है सीरियसली उनके जो इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ्स की हैं उनका और जो बाकी जो रिसेशन का जो रिस्क है वो देखने के लिए मिल सकता है। और तकरीबन इस समय पर 5% के आसपास 4.71% की गिरावट के साथ जेपी मोर्गन जो है काम कर रहा है। इसका जो दूसरा शेयर्स है वो भी फाइनेंशियल सेगमेंट के अंदर ही है और वो है ट्रेवलर्स कंपनी, वो शेयर्स भी 4.72% की गिरावट के साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा जो है वो भी फाइनेंशियल से है, गोल्डमैन सैक, और गोल्डमैन सैक का शेयर्स 3.82% की गिरावट के साथ अभी काम कर रहा है माइनस के अंदर। इसके बाद एक और फाइनेंशियल्स अमेरिकन एक्सप्रेस 2.32% की गिरावट के साथ काम कर रहा है। आप अगर पूरा मोटा मोटी देखें तो जो डाउ जोन्स के अंदर जो गिरावट है वो तकरीबन 450 पॉइंट की है, जिसमें से 300 पॉइंट से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन इस तरीके के जो फाइनेंशियल शेयर्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस समय पर। और हैवीली जो है सेलिंग उनके अंदर विद वॉल्यूम्स देखी जा रही है। अब उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा। हमारे ऊपर क्या पड़ेगा कि उसका असर ये होगा कि हमारा जो HDFC बैंक का रिजल्ट आना है सैटरडे को, उससे पहले ही यहाँ पर क्या एंटिसिपेशन होगा, इससे पहले एंटिसिपेशन होगा कि भाई अगर यूएस के बाज़ारों में जो रिसेशन का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो बैंकों के प्रॉफिट्स को साफ कर रहा है, तो हो सकता है कि हमारे यहाँ पर भी बैंकों पर असर डाले और बैंकों में असेट्स क्वालिटी के रिस्क ना होते हुए पहली बार आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, या हमने जैसे HDFC बैंक के अंदर देखा था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में लोन ग्रोथ मिसिंग थी, तो ये शायद हमारे बाजार रिजल्ट आने से पहले एक नेगेटिव रिएक्ट कर सकते हैं। हालांकि मेरी पोजीशन देखिएगा न्यूट्रल है अभी भी, पर्सनल लेवल पर भी कभी आप सोच रहे हो कि सर ये न्यूज़ क्यों बता रहे हैं, बट मेरी पोजीशन अभी न्यूट्रल है दोनों साइड में। बिल्कुल ये समझ लीजिएगा कि हमारा स्टाडल सेल हो रखा है, तो किसी भी साइड बाजार जाए तो हमारे से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो वास्तव में ये जो पोजीशंस हैं ये वास्तव में इम्पैक्ट डाल रही है। तो कल हो सकता है कि हमारे बाजार भी निफ्टी बैंक 36,350 जो है आपको नज़र आए, ऊपरी लेवल पर 34,350 या इसके नीचे भी नज़र आ सकता है। और मेजर सपोर्ट जो 33,800 पर अगर इसका सीवियर इम्पैक्ट होता है, बट मुझे लगता है कि यार 34,350 ठीक है, बस वहीं तक, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 34,800 जो आज यार दिन भर 34,800 जब टूटा ना, उसके बाद लगभग 34,800 पे सेलिंग होती रही और 2-3 दिन से देखिएगा 35,000 के ऊपर जाता है, बाई रोज रेजिस्टेंस आ रहा है। तो ये तो पक्का है कि भाई 35,000 मान लो, अब मोटा मोटी ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ मान लो। अभी पहली स्पोर्ट जो है 34,350 और दूसरी स्पोर्ट भैया वो है 33,800 33,900 के बीच में। हमें लगता है कि इसी रेंज में काम करता हुआ नजर आएगा। ऊपर जाएगा भैया सेलिंग आएगी, नीचे जाएगा बाइंग आएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, पर ये पक्का है कि बाजार ऊपर की तरफ जाएगा तो भाई सेलिंग जरूर आएगी और नीचे की तरफ जाएगा तो बाइंग आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। बट क्लोजली अगर 33,800 के आसपास बाजार जाए, बाई चांस जा सकता है, तो वहाँ पर बाइंग आना हमें लगता है कि एक बार 33,800 के आसपास अगर बाइंग हो तो एक बाइंग इंटरेस्ट जो है क्रिएट होगा, क्योंकि जो पोजीशंस भी बनी होती है शॉर्ट्स की तो वो भी जनरली उसके आसपास एक बार कवर करने जरूर आएंगे। तो ये हमें चांसेस लगते हैं। अभी मैं हालांकि आज निफ्टी बैंक के ऊपर
जो है मैं यही कहूँगा कि मेरा न्यूट्रल व्यू होता अगर ये यूएस के अंदर आज बैंकों की पिटाई नहीं होती। हालांकि बेशक से डाउ जोन्स इतनी ही गिरावट दिखा रहा होता, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन बैंकों की वजह से हो रहा है। तो मैं आज थोड़ा सा बैंकों की तरफ से थोड़ा सा मायूस हूँ कि भाई बैंकों के अंदर एक सेलिंग इंडिया में भी कल नज़र आ सकती है। निफ्टी 50 15,938 पे, तो इसका मैंने आपके साथ बात कर ली है। आज देखिएगा फार्मा चल रहा था, सन फार्मा, ओएनजीसी, डॉक्टर रेड्डीज, 2 फार्मा स्टॉक आ गए। कोटक महिंद्रा बैंक भाई साहब इसने बहुत अच्छा दम दिखाया, लेकिन ऑप्शंस को सेटल करने के लिए ये आज काम कर रहा था और वॉल्यूम भी डबल था। तो अब वॉल्यूम डबल था भैया, कल कोटक महिंद्रा बैंक की लंका लगेगी। ठीक है, ये मेरा व्यू है, मतलब लंका लगने का मतलब है कल भैया माइनस में है, और हो सकता है कि 1730 1740 तक भी जा सकता है। थोड़ा बोल्ड होके बोल रहा हूँ आपको कि 30-40 रुपये का कट भी जो है हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर भैया सेलिंग हो ही गई बाजार में तो भाई फिर 1710 भी कोई दूर नहीं है। मारुति सुजुकी, भारती, ब्रिटेनिया इंडस्ट्री, रिलायंस, नेस्ले, ये सब जो है तेजी में थे भैया। कमजोरी में क्या था, हीरो मोटोकॉर्प, एक्सिस। तेल घट रहा भैया, फिर भी हीरो मोटोकॉर्प नीचे है पर होता है बाजार में। एक्सिस बैंक 2-3 दिन ज़्यादा बड़ी मजबूती दिखा रहा था, आज माइनस में हो गया। एसएल टेक, टेक महिंद्रा, एसबीआई भी 2-3 दिन से तेजी दिखा रहा था, ये माइनस में आ गया। डिवीज लैक, टाटा कंसल्टेंसी, भाई टाटा कंसल्टेंसी पर तो 3000 से नीचे का लेवल चला गया, तो नीचे से एक अच्छा खासा पुल बैक आपको टीसीएस में देखने के लिए मिला। मुझे लगता है कि जो 2900 से 68 रुपये भाव लगे हैं, 2950 रुपये के आसपास एक अच्छा खासा बाइंग जोन हमें लगता है कि मीडियम टर्म में बाइंग बनती होगी। मैंने आपको ये बोला भी था पिछली वीडियो में भी। निफ्टी बैंक के बारे में मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ। आज देखिए भाई बेटा, इस गैप के बाद जो है ये जो है बहुत अच्छी रनअप दिया, उसके बाद ये नीचे की तरफ आया। अब इस गैप को के अंदर जहाँ पर था, ये जो एरिया है ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, जो मैंने 34,350 आपको बोला है। उसके बाद देखिएगा 33,800, तो यहाँ पर ये जो एरिया 33,800 है, ये 34,000 है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बाजार एक बार नीचे सपोर्ट देगा। ऊपर की तरफ देखिएगा 35,000 और 34,800 के आसपास जाएगा तो सेलिंग आएगी। सेल ऑन राइज तो श्योर है और लगता है मुझे होगी सेल ऑन राइज 35,100 के आसपास सेल होनी निश्चित है। नीचे की तरफ होगा तो 34,300 के आसपास एक बाइंग हमें लगता है, 34,300 34,350 के आसपास, और 34,500 होल्ड करेगा अगर गैप डाउन नहीं हुआ तो 34,500 पे भी एक अच्छा खासा सप्लाई जोन होगा। बट मुझे लगता है कि शायद कल यार जिस तरीके का सेंटीमेंट ख़राब है अभी, अगर यूएस के बाजार रिकवर हो गए, यूएस के बैंक रिकवर हो गए तो 34,500 के आसपास शायद मुझे लगता है कि बाजार सेटल हो सुबह के सेशन में, मॉर्निंग सेशन में। उसके बाद हो सकता है 34,300 के आसपास भी जाते हुए नजर आए, और ज़्यादा कमजोरी में हो सकती है। मजबूती तो मैं नहीं कहूँगा बाजारों में कि ऊपर ऊपरी लेवल पे सेलिंग है, बट 33,800 के आसपास और 34,300 के बीच में भैया ये गलती मत कर देना कि बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट मारो तो, क्योंकि जब शॉर्ट अप बहुत ज़बरदस्त तरीके से मारोगे तो बाजार एकदम बहुत तेज़ी से पुल बैक करता है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही करे, बट वो आपके पसीने छुड़ा देता है एक बार तो। उसके बाद देखिएगा कोटक महिंद्रा, मैं कल इसके ऊपर बेरिश हूँ, और रीज़न मैंने आपको बताया कि भाई जो यूएस के अंदर जो बैंक्स हैं उनकी हालत जो है थोड़ी सी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, तो हमारे अंदर भी जो उसका असर है वो आएगा। और मैंने कल परसों भी बोला था कि भाई जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उसमें एक फेयर वैल्यू जो चेंज होती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है, उसका लॉस आएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिटेरिएट हुई है। और इसके अलावा जो बॉन्ड की अर्निंग्स हैं, यानी कि जो बॉन्ड खरीद रखे थे उन्होंने, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से बॉन्ड की वैल्यू भी कम हो गई, तो वहाँ से भी एक पेन आएगा। और जो असली चीज़ है वो मुझे लगता है इस बार असेट्स क्वालिटी इतनी ख़राब ना हो, बल्कि ये जो दूसरे रीज़न से ये शायद बैंकों की परफॉर्मेंस मुझे क्लोजली देखना है जो सैटरडे को रिजल्ट आएंगे, और एक आई ओपनिंग जो है सिनेरियो बनेगा वहाँ पे कि भाई बाकी बैंकों में क्या होगा। अगर एचडीएफसी बैंक ने पोजीशन संभाल ली तो फिर देखिएगा सारे बैंक मैनेज करने की कोशिश करेंगे। अगर एचडीएफसी बैंक चला गया तो फिर बाकियों पे भी रिस्क होगा। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक को एक आइसोलेशन में लोग अभी भी तो बहुत तेज़ी कर रहे हैं, लेकिन कभी हमने देखा है कि भाई जब ऐसी तेज़ी होती है ना, उसी में फिर मंदी बड़ी तगड़े तरीके से ठुकती है। तो मैं एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट पे फोकस बना रहा हूँ, और मैं अगर तेज़ी भी करूँगा तो मैं भी एचडीएफसी बैंक पे ही करूँगा रिजल्ट देखने के बाद। अगर मुझे लगा कि ठीक है, अभी मैं आईसीआईसीआई बैंक पे सारी दुनिया बुलिश है, बट मैं अभी फ़िलहाल नहीं हूँ जब तक एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट नहीं देख लेता हूँ। और बेशक से आईसीआईसीआई बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले क्वार्टर्स में, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये जो अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी
कभी जब इस तरीके के पूरा सिस्टमेटिकल रिस्क आता है बैंकों में, तो वो आईसीआईसीआई बैंक पे भी आएगा। तो फिर जो वैल्यूशंस की उसकी री रेटिंग हुई थी, जो एक हाई पी वैल्यूशंस मिल रही थी, वो लो पी वैल्यूशंस में कन्वर्ट होने का जो रिस्क है वो मुझे ज़्यादा लग रहा है कि अगर परफॉर्मेंस थोड़ी सी भी खराब हुई ना भाई, बाजार उसकी पी रेशो की डी रेटिंग कर देगा, वो ज़्यादा रिस्क है मुझे। मैं ऐसा नहीं है कि मुझे लग रहा वही बहुत परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। मेन नज़र मेरी एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट पर है। रिजल्ट जैसे आएंगे उसके हिसाब से मैं आपके साथ एनालिसिस करूंगा और कोशिश करूंगा सैटरडे को रिजल्ट आएंगे तो उसी दिन मैं आपके साथ एनालिसिस करूं। और आपकी क्या राय लगती है कि हाँ मुझे एनालिसिस करना चाहिए, और उसके एनालिसिस में जो बाकी बैंकों पर रिजल्ट पड़ेगा वो भी एनालिसिस करना चाहिए साथ में, खाली एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट वो बताइएगा मुझे। एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ए स्मॉल भाई ये सब माइनस में था आज कोटक को छोड़ दो। कोटक यार हर बार ऐसे ही करता है, जब बाजार गिराना होता है ना ऑपरेटर ने भाई साहब, उस दिन इसको गिरा के रखते हैं। मतलब एक्सपायरी वाले दिन स्पेशली होता है, और जब एक्सपायरी वाले दिन मैनेज करना हो तो इसको, पहले एचडीएफसी बैंक होता था, अब एचडीएफसी बैंक और ये दोनों साथ चलते थे। एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा जब से मर्जर की बातें हुई है तब से ऑपरेटर ने इसको छोड़ दिया है। और देखिएगा एफआईआईज के शेयर्स थे और आज एफआईआईज ने बाइंग भी की है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आज हमारे डीआईआईज कैश मार्केट में सेलर थे। एफआईआईज ने बाई की, भैया उनकी बाइंग क्यों नहीं करी होगी, उन्होंने लॉन्ग पोजीशन बना रखी होगी फ्यूचर में। अब वो लॉन्ग पोजीशन बना रखी तो उसको बेचना था, तो उसको बेचने के लिए बाजार चढ़ाने की कोशिश की, इसलिए कैश कर, और यही बता रहा है कि भाई स्टॉक फ्यूचर्स भी बेच दी और इंडेक्स फ्यूचर भी बेच दिए। तो इसका मतलब है कि जो लॉन्ग पोजीशन थी वो भी उन्होंने बेच दी। अब यहाँ से भी न्यूट्रल है तो यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है। ये विशेष बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ। पुट कॉल रेशो में भैया तेजी करने वाले पुट राइटर गायब हो गए। आएंगे जब 1-2 दिन बाजार अच्छा होगा देखेंगे। डाउ जोन्स देखिएगा 30393 पर ट्रेड कर रहा है जब ये रिकॉर्डिंग, और बाई चांस अभी का जो प्राइस है वो भी 30393.82 ही है। एग्जैक्ट फिगर थी जब मैंने ये रीड किया, तो अभी जब मैं आपके साथ ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब भी, और जब ये स्लाइड लगी थी कम से कम 20 मिनट पहले की ये स्लाइड है, तो उस समय भी सेम भाव थे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेम प्राइस मिल जाते हैं। और ब्रांड क्रूड देखिएगा $97 की के ऊपर ट्रेड कर रहा है, $100 के नीचे। यार बड़ा पॉजिटिव है हमारे लिए, फंडामेंटली हमारी इकोनॉमी के लिए। पर भाई लंका लगा दी, किसने लंका लगा दी भाई, डॉलर ने। डॉलर चला गया 80 पे, और 80 रुपये का डॉलर हुआ। आज जो फ़ायदा हमें यहाँ ब्रांड क्रूड में आ रहा था वो वहाँ नहीं बढ़ गया। हालांकि एक्सपोर्टर्स को बहुत फ़ायदा है, जो हमारे यहाँ पे एक्सपोर्टर्स है उनको फ़ायदा है, लेकिन भाई जहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना वो इकोनॉमी ख़राब चल रही है। चाहे वो अमेरिका की बात करो, चाहे बाकी यूरोप की बात करो, भाई वहीं पे टेंशन हो रही है। तो अल्टीमेटली हम एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा करते हैं इस समय पे, क्योंकि हम ये मान के चलिएगा कि 4-5% का सीधा सीधा आपको करेंसी का बेनिफिट आ रहा था। आईटी कंपनीज़ के लिए भी आ रहा था, सब के लिए आ रहा था जो भी एक्सपोर्ट्स करते हैं। लेकिन हुआ क्या कि भाई ब्रांड क्रूड का जो बेनिफिट आना था वो, अब कच्चा तेल भी बाहर से खरीदते हैं तो उसका बेनिफिट भाई साहब सारा डॉलर ले गया। तो अल्टीमेटली ये जो $100 से नीचे आया ना, इसका बड़ा मज़ा आता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, बहुत बढ़िया। मतलब इंडेक्स भी बहुत अच्छा करता, लेकिन जो डॉलर और रुपए की जो पैरिटी है उसने सारा गेम बिगाड़ दिया। ऑप्शन चेन के अंदर बात करें तो 16,000 पे भैया कॉल राइटर है, 50,000 73,000 कॉन्टैक्ट है, और पुट राइटर्स भाई साहब नहीं आ रहे हैं। पुट राइटर बड़े डर डर के कदम रख रहे हैं। 25,000 कॉन्टैक्ट लिखे 15,900 पे, तो पुट राइटर आज भी थोड़े बैकफुट पे थे। तो अभी पोजीशंस निफ्टी में भी भाई साहब 16,000 पे रेजिस्टेंस खड़ा करके ना कॉल राइटर बैठे हुए हैं पहले दिन ही। उसके बाद 16,100 पे भी 39,000 कॉन्टैक्ट ऐड किए गए। तो कॉल राइटर ज़्यादा एग्रेसिव है, पुट राइटर्स जो है 15,900 पे 25,000 कॉन्टैक्ट है, और नीचे तक भी जाओगे तो ज़्यादा पुट राइटिंग है नहीं। पुट राइटिंग 23,000 कॉन्टैक्ट है, 23,000 15,800 पे। और फिर भी निफ्टी में तो है, बैंक निफ्टी में जो है न्यूट्रल है दोनों साइड में। और 35,000 के ऊपर देखिए कि 26,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुए, 34,800 पे 17,000, 34,700 पे 16,000 कॉल साइड में, जबकि पुट साइड नहीं है राइटिंग। पुट साइड देखिएगा जहाँ पे 16,000 है वहाँ पे केवल 10,000 है, अंदर भी जाओगे तो 11,000 कॉन्टैक्ट है। तो कुल मिला के भाई पुट राइटर तो लिख नहीं रहे, बल्कि यहाँ पे 34,800 900 में तो अनवाइंडिंग हो गई। तो ये भी मंदी के ही संकेत दे रहे हैं हम। और कुल मिलाकर देखिएगा जो मेरा व्यू बनता था वो मैंने आपके साथ चर्चा कर ली, और आपको ये एनालिसिस कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। आपके कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है कि भाई साहब क्या चीज़ मुझे करनी है। आप जब अच्छा होता है तो वो भी लिखते हैं, जो ख़राब होता है उसको भी लिखते हैं। तो ख़राब होता है तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि भाई एनालिसिस में जो गलती होगी उसको अगले एनालिसिस में ना हो। लेकिन देखिएगा एनालिसिस है, आपको 100% तो ठीक होगा नहीं।
गलती की संभावना तो रहेगी, थोड़ा सा तो आप ये मान के चलिएगा स्टैटिकल एरर्स रहेंगी, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि आकलन जो है उस हिसाब से करूं जिस तरीके से मैं खुद सोचता हूं, या मैं अपने ट्रेड जिस एंगल से लेता हूं कि भाई मैंने बाज़ार को देख के जिस तरीके से, बाज़ार की मूवमेंट को देख के जिस तरीके से अपने ट्रेड लिए उसी तरीके से आपके साथ चर्चा करता हूँ। लेकिन फिर भी कोई श्योरिटी नहीं है भैया, स्टॉप लॉस हमारे भी ट्रिगर होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हमें नहीं कटते, सबके कटते हैं स्टॉप लॉस। और भैया स्टॉप लॉस नहीं काटोगे तो फिर लॉस बहुत डीप चला जाता है, इसलिए स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर स्टॉप लॉस नहीं भी करते हो तो भैया पोजीशंस को हैज रख सकते हो, हैजिंग करने से भी आप स्टॉप लॉस अगर लगाने की आपकी आदत नहीं है तो पोजीशन हैज करके भी बचाया जा सकता है। तो हम हर बार ये नहीं है कि स्टॉप लॉस काटते हैं, हम बहुत बार बहुत अच्छा हैज बना देते हैं या पोजीशंस को भी रिवर्स कर लेते हैं। आगे चल के मैं बहुत ही जल्द आपके साथ ऑप्शन सेलिंग कैसे की जाती है, ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करते हैं, इनसे संबंधित वीडियो भी आपके साथ बहुत ही जल्द जो है मैं शेयर करूँगा। नेक्स्ट मंथ के अंदर जब हम पहुँचेंगे अगस्त में तो आप देखेंगे कि मैं आपसे ऑप्शन सेलिंग के बारे में भी चर्चा करूँगा, और कुछ स्ट्रेटेजीज़ भी जो है मैं अपने जो अल्फ़ा मेंबरशिप है उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके साथ वो स्ट्रेटेजी भी शेयर करा करूँगा। कोशिश करूँगा कि वीकली बेसिस पर एक वीडियो वहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँ। आपको ये पूरा का पूरा जो आकलन किया ये तो कैसा लगा, जो मैं आपके साथ जो आगे चल के प्लान कर रहा हूँ उसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, आप मानते हैं कि हाँ इस तरीके का एनालिसिस करना चाहिए ऑप्शन चेन के बारे में डिटेल से, क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं, क्या स्ट्रेंगल्स होते हैं, क्या स्ट्रैडल्स होते हैं, क्या उनके एडवांटेज होते हैं, क्या उनके डिसएडवांटेज होते हैं, उसमें किस लिमिट तक आपके लॉस हो सकते हैं, लॉस को कैसे रोका जा सकता है, स्टॉप लॉस को कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस काटना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, अगर स्टॉप लॉस नहीं काटोगे तो आपके साथ क्या हो सकता है, या पोजीशंस को हेज किस तरीके से करते हैं और कौन से हेज की कितनी कॉस्ट पड़ती है, हेजिंग करना किस समय पर सही रहता है, ऑप्शंस जो हैं वीकली बेचनी चाहिए या मंथली बेचनी चाहिए, ऑप्शंस जो हैं वीकली में क्या नुकसान और फ़ायदे हैं और जो मंथली है उसमें क्या नुकसान या फ़ायदे हैं, किस तरीके से डेल्टा काम करता है और किस तरीके से बाज़ार की जो वोलेटिलिटी है वो ऑप्शंस के प्रीमियम को डिसाइड करती है। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी चाहिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें आज आपके साथ बोली है, इस वीडियो को स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ फिर आप इन्हीं के ऊपर कमेंट करना सर ये जो सारी चीज़ें आपने बोली थी ना उस दिन 14 तारीख को, और वो तारीख थी 14 जुलाई, उस दिन आपने बोला था ये सारी चीज़ें सिखानी है, ये सारी चीज़ें बतानी है, और अब आप नहीं बता रहे हो तो ये आपकी जिम्मेवारी है। तो हम एक एक करके आपके साथ कमेंट करेंगे सर ये वाली चीज़ आज समझाओ। तो हर हफ्ते कोई ना कोई चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा उस परिस्थिति के अंदर जिस परिस्थिति में बाजार उस समय चल रहे होंगे विद लेटेस्ट डेटा, और यहाँ पर आपको क्या लगता है इस पर भी राय दीजिएगा। तो आज की चर्चा यहीं पर, और मैं अपनी जो बातें हैं उनको विराम देता हूं और आप इस वीडियो के साथ एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।